हमेशा जो लोग ग्रो कर रहे होते हैं उनको हमेशा एक न्यू राइटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि तो मैंने ऐसा 40-50 ऐसे न्यू कंपोजर्स पकड़ लिए। अरे वाह। तो उनमें से 5-6 कंपोजर्स ऐसे निकले, उनके साथ साथ मेरी ग्रोथ भी हुई। बट इंडस्ट्री भी बहुत भूल गई, आपको क्रेडिट्स देना भूल गई, नाम देना भूल गई। यार मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने ही कभी अपना स्टैंड नहीं लिया, बट अब मैं लेने लगा हूँ स्टैंड, तो बहुत प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, बहुत मज़ा भी आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि सिंगर्स राइटर्स ड्रग्स लेके या दे गो ऑन हाई सो दैट दे कैन राइट वेल। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जो बहुत सक्सेसफुल राइटर है ना, मैंने उनको तो ये करते हुए नहीं देखा है। मेरा पाला कभी ऐसे पड़ा नहीं है, और कुछ लोग हैं जिनका बारे में मुझे पता है, तो नाम तो मैं लूँगा नहीं, बट वो लोग करते हैं तो ये उनका चॉइस है यार। जो आदमी अपना एक अलग ऑडियंस बना लेता है ना, वो ऑर्डिनरी हो ही नहीं सकता। अगर पीछे से कुछ म्यूजिक नहीं चल रहा होगा, उसके बाद तो चाहे आप 20 लोग बैठ के बात भी कर रहे होंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं गाना लिखूँ। कोई अच्छा गा रहा है और डिजर्विंग है, तो जहाँ आपके पास में लिबर्टी है कि आप एक नई आवाज़ को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, तो आप ज़रूर करो। पहला प्यार आपको 9th क्लास में हो गया था? हाँ। फिर दूसरा प्यार? फिर दूसरा, तीसरा, चौथा होता गया। ये है द टॉक्सिक आदि, बंदा ब्लंट है। जिनके लिए सब कुछ सिर्फ कर्मा है, नाम कुणाल वर्मा है, मैं हूँ अ से आदि, वेलकमिंग यू टू देश की नंबर 1 पॉडकास्ट जिसका नाम है द टॉक्सिक आदि, बंदा ब्लंट है। कैसे हैं आप? अभी तक बहुत अच्छा हूँ। अभी तक का क्या मतलब है? अभी मैं देख रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। बिल्कुल भी नहीं। आप कमाल के लिरिसिस्ट हैं, इतने तमाम अच्छे अच्छे गाने आपने इंडस्ट्री को दिए हैं, बदले में इंडस्ट्री ने आपको क्या दिया? यार इंडस्ट्री ने मुझे काम दिया, पैसा दिया, नाम थोड़ा कम दिया, बट ठीक है। एक बार मैं ऑडियंस के लिए चाहता हूँ आप अपने गाने लिस्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से गाने, ताकि उनको आसान हो जाए आपको पहचानने के लिए। मेरा जो पहला गाना था, उस गाने से मुझे काफ़ी सारे नॉमिनेशन मिले थे। गाना था हंसी बन गए। फिर मेरे काफ़ी गाने हैं जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई ना कोई गाना हर एक आदमी की प्लेलिस्ट में है। जैसे तुम ही आना हो गया, मलंग, पल, जो तू ना मिला, जिहाल मस्की, और मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, बहुत सारे, दुनिया, चले आना, घर से निकलते ही, मतलब काफ़ी बड़ी लिस्ट है। घर से निकलते इज द सेम सॉन्ग व्हिच अरमान हैज यस 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 घर से निकलते या ओके, वेरी नाइस। बट ओ माय गॉड, इतने तमाम जो टैलेंट हैं आपने दिए हैं लोगों को, इंडस्ट्री को, बट क्या क्या गलतियां रह गई आपकी तरफ से? क्योंकि गाना तो आप कमाल लिख ही रहे हो। नहीं, गलतियां मेरी कुछ मतलब मेरी तरफ से नहीं रही हैं, पर मुझे लगता है कि मैंने हमेशा काम में ध्यान दिया है। क्योंकि इसीलिए आप देखोगे कि 5-6 साल के करियर में मैंने 400 के आसपास गाने कर दिए। तो मैं यही सोचता हूँ कि यार काम करे जाओ। मैंने कभी प्रमोशन की तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरा कोई पीआर हैंडल नहीं करता, कोई मेरा पीआर कंपनी से मेरा साइन नहीं है। तो मुझे लगता है कि हाँ, शायद मुझे अपना फेस पब्लिक को दिखाना था, या हो सकता था कि मैं उन गानों को अच्छे से अपनी फेस वैल्यू के साथ में प्रेजेंट करता, तो शायद। जिहाल मिस्किन का मतलब बता दें आप। आई नो इट्स अरेबिक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस इट्स अरेबिक। उसका मतलब क्या होता है? ये मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, आपने लिखा है गाना। वो मैं बताता हूँ आपको। वो गाना था जो वो सबसे पहले आमिर खुसरो साहब का। यस। उसके बाद गुलजार साहब ने उसको उस मॉडिफाई किया, थोड़ा फ्रेज को लिया और उन्होंने किया। और फिर उसके बाद में ये न्यू जनरेशन जब आया गाना, तो इसको जब मैंने किया, तो मैंने अपने स्टाइल से वो लाइन तो वैसे की वैसे रखी है। मुझसे बाकी आगे पीछे ताना बाना बुना है हमने। हाँ, तो मैंने काफ़ी बार उसको, जैसे मैं क्या भूल जाता हूँ, कई बार क्या लिख देता हूँ, फिर उसका मीनिंग भूल जाता हूँ। तो ये मैंने पढ़ा था जब मेरे पास में आया था गाना। और अगर आप मुझे 10 मिनट बाद ये चीज़ पूछोगे तो मैं सोचूंगा कि हाँ यार, क्या इसका मतलब था, तो मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल होता है। गुलजार साहब से कितने प्रेरित हैं आप? आई गेस ही इज द एपिटोम ऑफ मैं आपको बताऊँ कि अगर मतलब बहुत सारे राइटर्स हैं, मैं सबको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जो भी अच्छा लिखता है वो, क्योंकि मेरे राइटर्स से ज़्यादा उनके गाने मेरे फेवरेट हैं जी। तो किसी ने भी कुछ भी अच्छा लिखा है तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। पर गुलजार साहब ऐसे राइटर हैं जिनसे मैं हमेशा मतलब ये सोचता था कि यार कभी इनसे मुलाकात होगी या कभी इनके साथ क्रेडिट शेयर करूँगा। अरे वाह। एंड वो चीज़ हुई, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात। कौन से गाने में हुई? जिहाल मिस्की में, इसी में। और इसमें आप अगर देखेंगे गाने में जो 4 लाइन थी वो गुलजार साहब की थी, पूरा गाना मैंने लिखा था। तो जब मेरे पास में क्रेडिट लिस्ट आई थी तो उस पर लिखा हुआ था कि कुणाल वर्मा गुलजार।
तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि गुलजार साहब का नाम प्लीज़ मेरे से पहले लगा दो, अरे वाह, क्योंकि वो मैं कभी नहीं चाहता कि मैं इतना बदतमीज़ नहीं हो सकता कि उनके पहले अपना क्रेडिट ले लूँ। एक बहुत फेमस गाना लगान का चले चलो वॉज अर्लियर नशा 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 नशा, जो कि इट वॉज गिवन बाय ए आर रहमान जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड देन गुलजार जी चेंज इट टू चले चलो, एंड ही हैज़ बीन वोकल अबाउट इट, स्टेटिंग के कहाँ उनके पास खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है और तुम नशा नशा करी जा रहे हो। वो शायद नशा नशा वो आत्मिक नशा नशा की बात थी। देन ही चेंज इट टू चले चलो। सेम छैया छैया सॉन्ग वाज अर्लियर थैया थैया, इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम अ पंजाबी कविता। सो आप कितनी रिसर्च करते हैं इन तमाम चीज़ों को देखते हुए? बिकॉज फॉर लिरिसिस्ट इट इज़ डिफ़िकल्ट कि वर्ड भी रिपीट ना हो, रदीफ भी सही बैठे। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, मुझे भी सीखना है, तमाम लोग और भी होंगे, जब एक गाना बनता है वो किस किस तरीके से बनता है? मुखड़ा किसको बोलते हैं, अंतरा क्या होता है? देखिए, गाने के ना कई तरह से लिखा जाता है गाना। अब जैसे आप देखोगे कि नहीं, आजकल तो खैर सेंस ऑफ सॉन्ग है ही नहीं लोगों को। हाँ, बट अगर आप थोड़ा अगर समझोगे सॉन्ग राइटिंग को, तो जैसे मेरा पहला गाना था, तो आजकल हुक लाइन काफ़ी चलता है। तो मेरा फर्स्ट गाना था, उसमें कोई हुक लाइन नहीं थी, वो पूरा मुखड़ा ही उसका हुक था कि हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मी बन गए। तो वो 4 लाइन का चंक था, वो ही उसका हुक है, वो इसका मुखड़ा है। बट आप बाकी गाने अगर मेरे देखोगे, तो जैसे अभी आपने बोला कि छैया छैया पहले थैया थैया था, तो मेरा एक गाना था मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। तो मेरे पास जब कॉम्पोजिशन आई थी, सिचुएशन आई थी फिल्म की, तो मोहित सर ने जब भेजा मुझे, तो मोहित चौहान, हाँ जी, मोहित सूरी जिनकी फिल्म थी, तो उन्होंने जब कंपोजर ने मुझे वो गाना भेजा था, क्योंकि कंपोजर तो रैंडमली अपना एक स्कैनिंग आगे भेजता है, वो राइटर को समझना पड़ता है कि यार आपको क्या लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि फिल्म किस तरह की है, क्योंकि मैं पूरी फिल्म डिस्कस करता हूँ मोहित सर के साथ में। वेरी नाइस। तो जब ये मेरे पास जब कॉम्पोजिशन आई थी, तो उसका जो उसने जो गाया था, कंपोजर ने वो गाया था कि तेरे बिना तेरे तेरे बिना तेरे बिना तेरे तेरे बिना। तो अब मैं उसको कैसे लेके आऊँ, वो मेरे लिए एक चैलेंज था। बट वो कभी कभी ना यूं चीज़ें क्लिक होती है, तो मेरे माइंड में एकदम से आया कि मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। तो मैंने जो रिपीटेटिव वर्ड्स थे उसको हटा के कंप्लीट उसको एक थॉट दे दिया, और वो यूं सर ने सेलेक्ट किया। एंड एक इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है इसके पीछे, मैं मतलब ये थॉट मेरे पास में क्या है कि आया भी कहाँ से, और वो देखो आपकी वो इस स्कैनिंग में बैठा कैसे। स्कैनिंग में मेरी वाइफ है, मतलब उस टाइम हम डेट कर रहे थे, तो उनके मोबाइल में मैंने देखा कि वो उन्होंने मेरा नाम ऐसे दिल बना के ऐसे सेव कर रखा था, ठीक है। और जब मैंने वो देखा, और मतलब मैंने मुझे ये कहा है कि बस देखो तुम्हारा नाम दिल, तो मेरे को वहाँ से एक ना बड़ा एक पता नहीं एक कनेक्शन आया उसको देख के। वो एक होता है ना कि आदमी जब मोहब्बत में होता है, तो वो लाइन आप देखिए कि उस गाने पे कितना ब्यूटीफुली गई है कि मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। मतलब जो सामने मेरे हो रहा है, मैंने वो चीज़ गाने में डाल दी। उत्तम सिंह का नाम सुना होगा आपने? हाँ जी सुना है मैंने। उनके गदर का जो म्यूज़िक किया था। देखिए, मेरा नॉलेज बहुत कम है, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ ना मैं किसी को ज़्यादा सुनता हूँ। मैं पहले बहुत सुनता था, उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको कि कुछ लोग बोलेंगे यार कैसा राइटर है कि इसको कुछ पता ही नहीं है, ये लोगों के बारे में जानता ही नहीं। गुलजार जी तो आपको खा जाएंगे ऐसे। हाँ, नहीं गुलजार साहब को तो मैंने उनके कई गाने सुन के बहुत रोया हूँ मैं। हाँ, है ना? नहीं वो आपको ऐसे मिल लेंगे, आपने बोल दिया ना कि मुझे नॉलेज नहीं, वो तो बोलेंगे तो रुक तेरे को बताता हूँ। उसमें आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, आई लव दैट फैक्ट, कि मैं जितने गाने कम सुनूंगा, जितने लोगों के बारे में कम जानूंगा, उतना मुझे लगेगा कि बाहर क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं है। अगर मैं कोई गाना लिख रहा हूँ और मुझे ये पता हुआ कि यार ये गाना इससे मिल रहा है, ये गाना उससे मिल रहा है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। तो इससे अच्छा है कि आप नॉलेज ही मत रखो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो मुझे मजबूर कर देते हैं सुनने के लिए, वो मैं ज़रूर सुनता हूँ। अदरवाइज मैं पहले 1000 गाने सुनता था, आज मैं 2 गाने सुनता हूँ। या आपने गाने सुने बंद ही कर दिया मैंने। अपने तो सुनते हैं आप? अपने तो सारा दिन चलती है। मेरी तो वाइफ इससे परेशान है कि सारा दिन अपने गाने गाड़ी में चला के रखते हो। तो वेरी नाइस। अभी कोई ऐसा सिंगर है जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं? बहरहाल आपने हर किसी मोस्ट a lot of people you worked already in the industry, कोई तो होगा यार ऐसा। देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि पहली बात तो मैं एक सपना लेके आया था कि मैं फिल्म्स में काम करूँगा और अच्छे गाने लिखूँगा। वो मैंने बहुत पहले कर लिया। उसके बाद मुझे जो मिला काम मैं करता रहा, और मुझे अब रियलाइज़ होता है कि मैंने ऑलमोस्ट सबके साथ में काम कर लिया। कुछ अगर बच्चे भी हैं तो मैं डेफिनेटली मैं उनके साथ काम करना चाहूँगा। तो ऐसा कुछ मेरा वो नहीं है कि मैं इनके साथ काम करूँ या उसके साथ काम करूँ। मैं काम की रेस्पेक्ट करता हूँ,
काम की मैं इतनी इज्जत करता हूँ, वैल्यू करता हूँ कि कोई भी आएगा, चाहे वो न्यू आर्टिस्ट भी आएगा तो मैं उसके लिए भी काम करूँगा। बहुत सारे लड़के आते हैं और उनके लिए मैं फ्री में भी गाना लिख के देता अरे वाह, इतने दिलदार हैं आप। हूँ। काम ही वही, क्योंकि मैंने अपना करियर बनाया कैसे, मैं इतनी जल्दी आया कैसे इंडस्ट्री में, क्योंकि मुझे पता था कि यार कोई मुझे इतना काम नहीं देने वाला या कोई मेरे लिए बैठा नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने ये सोचा कि यार जब मैं प्रीतम दा को असिस्ट करता था वहाँ से जब निकला तो मुझे लगा कि यार अपनी जर्नी खुद बनानी पड़ेगी। तो क्योंकि बरगद की छांव में तो घास पलती है, आपको अगर पेड़ बनना है तो फिर आपको अलग निकलना पड़ेगा, अलग ज़मीन ढूंढनी पड़ेगी, अलग से अपना जड़ें मजबूत करके बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि यार मुझे थोड़ा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। तो ये मेरी कैलकुलेशन थी कि यार हमेशा जो लोग ग्रो कर रहे होते हैं उनको हमेशा एक न्यू राइटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो खुद भी नए हैं, वो आपके लिए अवेलेबल भी होंगे, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बनेगी। तो मैंने ऐसा 40-50 ऐसे न्यू कंपोजर्स पकड़ लिए। अरे वाह। तो उनमें से 5-6 कंपोजर्स ऐसे निकले, उनके साथ साथ मेरी ग्रोथ भी हुई और उन्हीं के साथ साथ मेरे गाने चले। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि यार नए लोगों को हमेशा मौका देना चाहिए और काम करना चाहिए। मुझे ना प्रीतम जी की मैकेनिज्म को समझना है, क्योंकि आपने लगभग 8 महीने तक उनको या असिस्ट किया। उनका एक बहुत फेमस गाना पाजी तुसी सच्चा पुसी कैट, आई लव दैट सॉन्ग। बहुत ही वियर्ड तरीके की शायद थिंकिंग वो रखते होंगे। आई एम रियली एज्यूमिंग दैट बिकॉज क्रिएटिव लोगों के लिए वियर्ड होना तो ज़रूरी है, ये तो मैं पहले दिन से बोलता आया हूँ। हम सब वियर्ड हैं शायद अपने अपने तरीके से। Correct. तो किस तरह के इंसान है वो, क्या कुछ आपने जैसे बोला वो भूल भी जाते हैं चीज़ों को बहुत जल्दी। भूलते हैं यार वो। मैं आपको बताऊं कि प्रीतम दा की वजह से मैं बॉम्बे आया था, क्योंकि मैंने हंसी बन गया मैंने लिखा, मैं जयपुर चला गया था। फिर वहाँ से जो प्रीतम दा का जो एक नया वेंचर शुरू हुआ था जैमेट, तो उस टाइम पीयूष करके एक बंदा था, वो मैनेज करता था। तो पीयूष ने जब मुझे बुलाया कि आप बॉम्बे आओ, आपको दादा के साथ काम करना है, ये मैं पहली बार जब दादा से मिला तो वो ट्रेडमिल पे भाग रहे थे ऐसे। तो जब मैं उनसे मिला था तो उन्होंने मुझे पूछा कि यार तुम्हारा कंफर्ट जोन क्या है, तुम कैसे लिखते हो ये। मैं कहा था कुछ नहीं, एक चाय एंड ये सीडी, मैं इधर बैठ के लिखूंगा आराम से। तो वहाँ से हम रोज़ मिलते थे, रोज़ कुछ ना कुछ वो दादा मुझे काम देते थे, उनके काफ़ी सारे असिस्टेंट होते थे। तो वहाँ पे जो प्रेशर मैंने सीखा कि इतना प्रेशर होता था, मुझे कभी कभी लगता था मैं भाग जाऊँ, लेकिन वहाँ मैं बहुत कुछ सीखा। बट दादा इतने भूल जाते हैं चीज़ों को, उनको खुद को नहीं पता होता कि कहाँ उनका क्या काम चल रहा है। तो एक बार क्या हुआ था कि मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैंने दादा को वहाँ से क्यों छोड़ा, क्योंकि दादा इतने भुलक्कड़ थे। मैं 8 महीने में मैंने कभी उनके साथ पिक्चर नहीं ली। एक दिन मेरा मन था कि यार चलो आज मैं ना पापा को भेजूंगा फ़ोटो लेके कि यार मैं दादा के साथ काम करता हूँ। और दादा पता नहीं किस मूड में है मुझे नहीं पता, वो बहुत जल्दी में थे और मैं वही सीढ़ियों में बैठा था। तो मैं बोला दादा यार एक फ़ोटो लेते हैं। तो दादा ने कहा कि तुम कौन, मैं पहचाना नहीं। और उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार मैं 8 महीने तक मैं कर क्या रहा था यहाँ पे। तो मुझे पता था कि वो भूल जाते हैं, बट इतना भी नहीं भूलना चाहिए। तो मैं वहाँ से फिर मैंने कहा नहीं यार अब। फिर उस दिन के बाद आप कभी ऑफिस नहीं, ऑफिस कभी नहीं गया, उनसे मेरी बात काफ़ी होती रहती थी, हमारे कुछ जो पुराने प्रोजेक्ट थे उसके लिए। तो वही है, उनसे सीखा मैंने बहुत, लेकिन वो बहुत भूलते हैं। क्रिएटिव आदमी ना, इतना कुछ माइंड में चल रहा होता है। तो बट इंडस्ट्री भी बहुत भूल गई, आपको क्रेडिट्स देना भूल गई, नाम देना भूल गई बड़े बड़े गानों में। यार मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने ही कभी अपना स्टैंड नहीं लिया, बट अब मैं लेने लगा हूँ स्टैंड। तो बहुत प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, बहुत मज़ा भी आ रहा है। और जब देखता हूँ कि हाँ हर गाने में धीरे धीरे मैं अपना क्रेडिट लेने लग गया हूँ, क्योंकि क्या होता है कि मुझे दुख होता है देख के कि बहुत सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि जिसमें अगर 3 से ज़्यादा क्रेडिट आ गए तो चौथा क्रेडिट चला जाता है। अब आप सोचें कि कंपोज़र और राइटर 2 ऐसे लोग होते हैं जो गाना बनाते हैं, ठीक है। अब किसी गाने में अगर 2 सिंगर आ गए, ठीक है, तो 4 क्रेडिट हो गए, उसमें से राइटर को हटा देते हैं। तो जिस आदमी ने 4 लाइन गाई है आपको उसको हटाना चाहिए। जिस आदमी ने पूरा गाना लिखा है आप उसको नहीं हटा सकते। तो मेरी लड़ाई अभी यही चलती है कि यार मैंने और बड़े लेबल्स भी ऐसा करते हैं। हाँ बहुत लोग करते हैं। टी सीरीज के साथ मेरा बहुत अच्छा है। आप मेरा कोई भी गाना उठा के देख लें, अगर कोई गड़बड़ भी होती है, मैं इस मामले में मानता हूँ कि देखिए मैं किसी लेवल का नाम नहीं लूंगा, बट टी सीरीज का मैं कह सकता हूँ कि अगर कुछ गड़बड़ होती भी है, मेरा एक फ़ोन पे वो लोग चेंज कर देते हैं। अरे वाह। बाकी मैं किसी लेवल का नाम नहीं लूँगा। जिनका नाम नहीं लिया उन्होंने नाम नहीं दिया। सिंपल राइम रदीफ मिला दी मैंने। बट अभी फ्यूचर क्या है, बिकॉज लिरिसिस्ट के साथ तो अत्याचार हो रहा है शुरू से ही। मैं भी बात करता तो हर कोई सिंगर को याद रखता है और जो इस गाने पे नाचता है उनको याद रखता है। लेखक बेचारे, राइटर बेचारे कहीं के नहीं रहते।
ना यार- घाट के ना घर के। इसमें मतलब खुद को स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मुझे भी बोलेंगे ना, आप मुझे पूछेंगे कि यार ये गाना किसने लिखा, वो गाना किसने लिखा, तो मैं बहुत सारे गाने ऐसे जो मुझे बहुत पसंद है मैं नहीं बता सकता, यस। ठीक है, तो मैं पब्लिक को ये नहीं कह सकता, लेकिन एटलीस्ट आप अगर किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आप जाते हो, जब नाम आता है, क्योंकि पहले ये सब नहीं था, पहले कैसेट्स पे आता था लिखा हुआ, क्योंकि पहले पूरी पूरी फिल्म एक राइटर करता था, बिल्कुल। अभी एक गाना ही अगर कर रहा है तो उसको उसका क्रेडिट उसमें मिलना ही चाहिए। तो मैं अभी बहुत पर्टिकुलर इस चीज़ को लेके वो हो गया हूँ स्ट्रिक्ट। ना केवल इंडिया, आपने बाहर देश के जो नामचीन सिंगर्स हैं, मार्शमेलो, दुआ लिपा एंड तमाम और भी लोगों के साथ काम किया है। टेल मी दैट हाउ डिफरेंट इट इज़ एंड द ट्रीटमेंट फ्रॉम देयर एंड दैट यू हैव यू नो सीन के चलो यहाँ पे ये तो बेटर है यार या खराब मैं है। आपको एक बात बताऊं, वो लोगों का और ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वो लोग भी एड शीरन के साथ भी किया देखिए, आपने तो? उनका एक सिस्टम है काम करने का कि जो इंसान लिखता है ना वही उनकी मेलोडीज बनाता है, अच्छा। ठीक है। अब इंडिया में ये फॉर्मेट अलग है, मतलब स्पेशली बॉलीवुड में, हाँ। कि आपको एक धुन दी जाएगी, आपको उस पर लिखना है, तो अगर आप वो सदियों पुराना फॉर्मेट है ना। वो हाँ, भी। तो अगर आपने मेलोडी नहीं बनाई है तो वो लोग क्रेडिट में बहुत इश्यू करते हैं। मेरा एक गाना था जो मार्शमेलो के साथ, अभी आपने बोला, गाने का नाम था बीबा, बीबा। तो 80% गाना मैंने लिखा। ओह, और आई हर्ड दिस सॉन्ग ऑफ कोर्स। या हाँ। इसमें शाहरुख सर फीचर्ड थे। हाँ। तो जब ये गाना आया और मैंने देखा कि इसमें मेरा नाम नहीं है, मैंने सोचा कि यार मैं किससे बात करूं, क्योंकि दादा की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर भी मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि यार वो लोग ऐसा करते हैं कि उनका थोड़ा सिस्टम अलग है, थोड़ा फॉर्मेट अलग है। तो मुझे लगा कि यार मैं इसको अपना कैसे बना सकता हूँ। हाँ। तो मैंने पेपर में हाफ पेज का बड़ा बड़ा एक आर्टिकल डाल दिया हाँ। कि मुझे नहीं पता था कि मैं मार्शमेलो के लिए लिख रहा हूँ। मैंने ये डाला, मैंने किसी के लिए कुछ नहीं डाला। हाँ। और वहाँ पे वो गाना मेरा हो गया। तो वो आर्टिकल आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है। अरे वाह। एंड दुआ लिपा? उनके साथ में भी मैंने किया, मैंने वो एक कोलैबोरेशन था जो अरमान और सुकृति प्रकृति के साथ में था, तो उसमें है क्रेडिट मेरा। ओके। या दुआ लिपा, सुकृति, अमाल, प्रकृति, And you. या एड शीरन के साथ क्या हुआ? एड शीरन के साथ में उसके साथ में क्रेडिट है मेरा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। But it's a great thing that Yeah, yeah. you're the only writer who worked like that. Yes, yes, yes. वो अरमान के साथ मैंने किया था गाना, तो उसमें अरमान का एक पार्ट था जो अरमान का रैप जो अरमान ने गाया है, हाँ। वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी था, क्योंकि मुझे अरमान की कहानी लिखनी थी। हाँ। तो हमने बैठ के ही वो सब, मैंने उसको काफ़ी सारा कुछ उसकी कहानी, क्योंकि वो बोलता जा रहा था कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, मैंने वो पूरा लिख के दिया था, फिर वो अरमान ने गाया था। टू स्टेप। यस, टू स्टेप इज द नेम। 2 साल पहले आया था जिसपे यस। 54 लाख व्यूज हैं दर्शकों, मैं आपको बता दूं। अरमान मलिक कैसे सिंगर लगते हैं आपको? यार वो अंडररेटेड हैं? नहीं, अंडररेटेड नहीं है, वो बहुत टैलेंटेड है और वो बहुत अच्छा कर रहा है। क्योंकि अरमान का मैंने देखा है कि वो उसने अपने आप की ट्रेनिंग कभी बंद नहीं करी। वो अभी जैसे बॉम्बे है, ठीक है, काम से फ्री होगा, वो यूएस चला जाएगा, वहाँ के म्यूज़िक प्रोड्यूसर के साथ बैठेगा, नई चीज़ें सीखेगा, उसको उसका ट्रेनिंग बहुत अलग लेवल का है और वो अभी शुरू हुआ है, अब देखना वो बहुत आगे जाएगा। उनका एक गाना आया था, मेरे ख्यालों में तू है। हाँ, मेरे ख्यालों में तू है, यूं है क्यों। ओ माय गॉड, क्या वीडियो थी उसकी और क्या गाना था वो कमाल का गाना। बहुत कमाल का। तो अभी आप यू आर मोर ऑफ अ सैड सिंगर, सैड राइटर, है ना? नहीं यार, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे गाने लिखे। मैंने सलमान भाई का गाना लिखा था एक, जो राधे मूवी में था। कौन सा? बताओ राइटर साहब। मैं लिखता हूँ भूल जाता ज़ूम हूँ। ज़ूम करके गाना था, करेक्ट। ज़ूम ज़ूम। या ऐसा होता है आपके साथ है ना बहुत बार कि गाना लिख के भूल जाते हैं? मैं तो बहुत भूलता हूँ, अब जाके समझ में आता है ना कि प्रीतम प्रीतम दा जी क्यों अभी भूल अभी जाते हैं। वरना तो आप ब्लेम कर रहे होते उस समय कि भाई how Correct. dare you, sir। तभी तो मैं समझता हूँ कि यार दादा तो इतना काम करते हो तो भूल ही जाते होंगे। शब्दों का चयन कैसे होता है? बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है ये तो। यार ये ना, मतलब आपकी जो पहले की प्रैक्टिस है वो बहुत काम आती है। दूसरा, आप जब हिंदी अखबार पढ़ते होंगे आप थोड़ा बहुत? नहीं, मैं बोला ना आपको, मैं कुछ नहीं पढ़ता। अच्छा। एक पुरानी ट्रेनिंग है मेरी, जो मैं पुराने राइटर्स को जैसे बहुत पढ़ता था, और कुछ सीनियर राइटर्स हैं जिनके गाने बड़े सुनता था मैं, जैसे सईद कादरी साहब हैं। एक कोई वेबसाइट चलती थी, वहाँ एक राइटर हुआ करते थे, उनको मतलब बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बट उनकी राइटिंग मुझे लगती थी यार, इनके थॉट्स जो हैं वो बिल्कुल
मॉडर्न हैं, इनसे सीखना चाहिए। राजवीर सिंह करके थे, जी शायरी.com पे मैंने अपना एक अकाउंट बना रखा था, तो मैं वहाँ उनको बहुत पढ़ता था। उनकी किताबें प्रिंट करके, उनके जो लेखनी थी वो प्रिंट करके रखता था, तो वो हो गए। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे तो वहीं से आपको सारे शब्द याद रहते हैं, बट कभी कभी रदीफ में लाना बड़ा मुश्किल काम है ना। वो मैंने बोला ना आपको कि आपकी पुरानी ट्रेनिंग बहुत काम आती है। दूसरा, आप जब आप कमर्शियल फील्ड में आ जाते हो, जब आप मेन स्ट्रीम में खेल रहे होते हो, जैसे आप फिल्म्स कर रहे हो, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली वैसा चलता रहता है क्योंकि that आपका helps. काम ही वही है। तो आपने अपनी बीवी को कैसे प्रपोज, कौन सा गाना लिख कर किया था? मैंने उनके लिए बहुत सारे गाने लिखे हैं, बट मेरा जो फेवरेट गाना है, लिख कर बेच दी बाद में, ऐसा धंधा नहीं दिखना चाहिए। देखिए मैं आपको क्या कहता हूँ कि वो तो बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि तो ये तो बहुत बुरी बात है ना, तो मैंने सबको लिखा बोलता- तुम्हारे देखो लिए, बेच दिया किसी और को। बड़ा अजीब सा काम है हमारा, कागज ही मिलते हैं कागज बेच के, समझ रहे हो। तो उनके लिए मैंने गाना लिखा था, जो मेरा सबसे फेवरेट गाना है वो था मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। एक गाना था उनके लिए जो मैंने लिखा था, आपने अगर सुना हो तो बहुत फेमस था वो गाना। एक बारिश की पूरी सीरीज चली थी, जिसका पहला गाना था तुम्हें बारिश बड़ा याद करती है, वो मैंने पहला गाना उनके लिए लिखा था। उनकी एक तस्वीर थी मेरे पास में, वो देख के। और फिर उसके बाद में वो पूरी सीरीज आई दूसरी की, जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना, फिर कुछ गाने आए, फिर दिल आया, जो कि सबसे मेरा करीबी गाना था। अभी हाल फिलहाल के गाने सुन के कैसा लगता है? मतलब मेरे या किसी और के? लोगों के। मैंने आपको बोला कि मैं बहुत कम गाने सुनता हूँ, बट कोई भी गलती से एक आधा ऐसा बहुत अच्छा गाना होता है तो वो आ ही जाता है मेरे पास में, क्योंकि अच्छा गाना सुना ही देता है हर जगह पे। जैसे कि कौन सा अच्छा गाना सुना आपने? ये थोड़ा सा यार मैं आपको बताऊं, मुझे एक गाना है, वो बहुत अंडररेटेड गाना, पंजाबी गाना जो मैं बहुत कम सुनता हूँ। नुआन संधू करके एक सिंगर है, उसका एक गाना है माई प्राइम, ठीक My है। Prime. वो मैं इतना सुनता हूँ, वो ये मेरी गाड़ी में जब मैं कभी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो मैं एक दो बार तो वो गाना चलाता हूँ, तो मेरी बीवी, मेरा असिस्टेंट, सब लोग परेशान है उस गाने से कि यार तुम इतना गाना क्यों चलाते हो, बट पता नहीं मुझे क्यों अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है तो लगता है। That's true. राइटर्स को पैसा कैसा मिलता है, ठीक ठाक मिल जाता है? यार वो राइटर पे डिपेंड करता है, हर राइटर का अलग एक प्राइस चलता है। राइटर को जो पैसा मिलता है वो रॉयल्टीज से ज़्यादा मिलता है पैसा, और मेरा यही फंडा हमेशा रहा है कि आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा, क्योंकि अच्छा इस सॉन्ग की रॉयल्टी का सिस्टम क्या है, मुझे भी समझाएं जितना बड़ा ऑडियंस के गाना साथ। उतनी लाइक अभी सिंगर को भी जाता है शायद रॉयल्टी का वो, कुछ हाँ, हिस्सा। एक अलग एसोसिएशन कैसे कैसे डिवाइड होता है, प्लीज आप डिटेल में बताएं। जो हमारी जो एसोसिएशन है IPRS जो है, ठीक है, उसमें होता है कि 25% जो होता है वो राइटर का होता है, 25% जो होता है वो कंपोजर का होता है, 50% जो होता है वो प्रोड्यूसर का या लेबल का, जो भी जिनके पास में गाने के राइट्स होते हैं उसका। वैसे और सिंगर्स का एक अलग एक एसोसिएशन है, उसका IPRS से मुझे लगता है कोई लेना देना है। अच्छा सिंगर को भी बट मिलता है? या हाँ, मिलने लगा है। कुमार सानू जी देखो अभी तक, अब वो तो पता चलेगा कितना क्या है। भाई उनको जरूरत ही क्या है गाने गाने की, इतने गाने किए उन्होंने, हजार लाखों। बहुत, पूरा 90s का पूरा दशक उनके नाम था। तो हर साल आता है या हर महीने आता है? इसका कोई ऐसा फिक्स सिस्टम नहीं है, कभी कभी एक महीने में 3 बार भी आती है, कभी एक महीने में 1 बार आती है, पता नहीं चलता, वो आती रहती है। मैं तो सब राइटर्स को ही कहता हूँ कि जितने ज़्यादा गाने लिख सकते हो लिखो। घटिया और अच्छा सब चलेगा, नहीं देखो जितना बड़ा गाना क्या उतना होता है पैसा। कि मैं राजस्थानी आदमी हूँ, तो मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि या तो काम दिल से होता है या काम बिल से होता है। तो जहाँ पे दिल की नहीं सुन रहे कोई कि आप ये रख लो वो रख लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल बना के दे दो, पैसा आ जाएगा, कोई बात नहीं। जहाँ पे आप दिल लगा देते हो वहाँ फिर पैसा मैटर नहीं करता, आप कितना भी दे दो, आपकी सुनी गई है और आपने बहुत अच्छा लिखा है, कोई पता हो गाना फटेगा, उसका बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। सबसे क्विक गाना आपने कितने मिनटों में लिखा है या घंटों में? मैंने सबसे क्विक, मैंने बहुत सारे गाने हैं जो बहुत जल्दी जल्दी लिखे हैं। उसमें एक मेरा गाना था, एक बहुत फेमस गाना है जो कि पाकिस्तानी सिंगर आसिम अजहर, उन्होंने गाया था, जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला। यस। तो वो गाना आसिम ने मुझे ऐसे भेजा और मैं सुनता जा रहा था, और जितना टाइम उसको सुनने में लगा मैंने उतना ही टाइम में वो लिख के उसको भेज दिया था गाना, और आप देखिए क्या कमाल गाना बना। बिलाल सईद को सुना आपने? हाँ सुना है मैंने। आई वांट कि आप कभी काम करें साथ में। ज़रूर करेंगे बिलाल सईद का, तो बहुत ही उनका कमाल एक गाना गाते था हैं। 12 साल, वो मुझे बड़ा पसंद था, मैं बहुत सुनता था। 12 साल? हाँ उनका बारी मुझे ज़्यादा पसंद है। वो देखिए उस टाइम पे मैं म्यूजिक में बहुत डूबा हुआ था, मैं बाहर का म्यूजिक बहुत सुनता था, तो उस टाइम पे बहुत नया था, अगर आप सब लोगों ने सुना होगा रांझे मज्जियां चराइयां 12 साल, और उसकी बीट्स, उसकी मिक्सिंग, मतलब मुझे वो लगता था गाना कि यार क्या साउंड बनाया है। दिलजीत के लिए कभी मौका मिले तो?
किया है मैंने दिलजीत के साथ काम। जैसे कि एक गाना था वारिया, वारियाँ। हाँ, जो सूरज पे मंगल भारी एक फिल्म के लिए किया था मैंने गाना, और दिलजीत ने ट्वीट भी किया था कि वर्मा साहब कमाल किया है सब कुछ, तो लिखा है मैंने उनके लिए। टिकट्स दिलवा दो, दिलजीत का कॉन्सर्ट आ रहा है। यार ये पता है, मैं आपको बताऊँ, अभी दिलजीत का चल रहा था, फिर अभी ये 2 दिन से ये वाला चल रहा है, कोल्ड प्ले। मेरा फ़ोन बजे जा रहा है, सब लोगों को लगता है कि मेरे पास बहुत सारे टिकट्स हैं, मैं अपनी वाइफ को बोल रहा हूँ कि यार टिकट्स का अरेंजमेंट हो जाए तो बढ़िया, उसके पास एक टिकट पड़ी है, मेरे पास नहीं है। करण औजला का भी आ रहा है, कहीं तो करवाओ कुछ, क्या यार, क्या फ़ायदा। अब वो ट्राई कर सकते हैं। वेरी बैड। अच्छा, ये बड़ा होता है कि अश्लीलता फैलाते हैं राइटर्स हैं, कुछ भी लिखते हैं। अभी जैसे एक बहुत फेमस गाना है सुखविंदर जी का, स्लो मोशन अंग्रेज़ा, हाँ। उसमें लाइनें हैं, रात ढलती जो जाए हाथ क्या क्या टटोले, झूठ बोले जुबां भी धर्म ईमान डोले। तो मुझे बताओ ये हाथ क्या क्या टटोल रहा है जब रात बढ़ रही है? यार ये पता नहीं, जब ये इतनी 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 शांति से, शालीनता से अश्लीलता फैलाई गई है, रात बढ़ती जो जाए हाथ क्या क्या टटोले। यार इस पर मैं क्या कमेंट करूँ यार, बताओ आप। मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार ना, मतलब देखो, राइटर ना हर तरह के कैरेक्टर को जीता है, हाँ। उसमें आपको फुकराबंदी भी मिलेगी, उसमें आपको इमोशंस भी मिलेंगे, उसमें आपको ठरकीपना भी मिलेगा, उसके बहुत सारे रंग रूप होते हैं। तो जब उनके माइंड में ये सब एक होता है ना कि अलग मूड चल रहा होगा और वो थॉट्स आ जाते हैं, तो लोग लिख लेते हैं, वो चीज़ पसंद आ जाती है सामने डायरेक्टर को, वो ओके कर देते हैं। अब जैसे मैं गाने का नाम ले लूँगा, मैंने एक गाने की अभी हुक लाइन लिखी है, तो जो कंपोजर है वो मुझे कह रहे हैं कि यार यही रखना है, और मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं रखूँगा ये, क्योंकि मुझे पता है कि वो कंट्रोवर्शियल है और वो थोड़ा सा जैसा आप बता रहे उसी गली का गाना है, तो मैं उसके लड़ के मैंने वो गाना हटवा दिया अपना कि यार मैं नहीं लिखूंगा। अरे ये गाना यहाँ तक भी ठीक है, फिर तो और हद हो जाती है इस गाने में, स्लो मोशन में आगे लाइनें पता है इतनी। नहीं, मुझे नहीं पता। मैं बताता हूँ आपको, तू जो दरिया में उतरे सारा पानी गुलाबी, टल्ली टल्ली हो लहरें मछलियाँ भी शराबी। अब क्या दरिया में उतर रहा है, वहाँ पे क्या गुलाबी है, और किस कौन चीज़ का नशा हो रहा है? विच मछली इट इज जो आप देखें, ये मैं एकदम मैंने रियलाइज़ नहीं किया था, मुझे बड़ा पसंद है गाना, मैं मस्त सुनता हूँ इसको हर बार जब भी मैं भी ट्रैवल करता हूँ, कभी भी मैं क्या, दिस इज़ माई फेवरेट सॉन्ग, दिस इज़ माई फेवरेट सॉन्ग, सुखविंदर जी का बड़ा प्यारा लगता है। फिर मैं कि ये क्या बात हो रही है, कौन सा रात ढलती जो जाए हाथ क्या क्या टटोले, देन आई रियलाइज एंड मेड अप अ थिंग, ये मेरी वो है। देखो वो तो पब्लिक को पता है यार, वो क्या सोच के सुनती है, उनको वो मगरमच्छ सोचेगी या मछली सोचेगी, वो तो आपको भी नहीं पता। एक पुराना बहुत फेमस गाना है, आजा पिया तो है प्यार दूं, हाँ, गोरी भैया तो पे वार दूं। इससे भी अजीब अजीब गाने पुराने, जैसे कि कोई याद है तो बताओ। मैं बताऊंगा नहीं। यार कम ऑन बताओ, बेचारा हनी सिंह वैसे ही अनिल नाम सर किया का हुआ है। गाना था ना, खड़ा है वो नाचे तो उसमें, उसमें क्या है यार, उससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता यार। तो क्या करोगे आप, ये तो चलता आ रहा है, अब तो फिर भी थोड़ा मुझे लगता है कम हुआ है अब तो आजकल, थोड़ा इंग्लिश में ज्यादा चल गई ना, अब इंग्लिश में गाली देते हैं आजकल। पहले कुछ था नहीं तो वो इधर उधर थॉट घुमाते थे। बट आपको भी ऐसे आइटम नंबर लिखा है आपने अभी तक? हाँ मैंने लिखा है ना, मैंने लिखा है। बताओ मुझे, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे हाथों से आइटम नंबर कैसे मिस हो सकता है? एक गाना था, आपने सिम्बा का एक गाना था, आ दिखा दूं तुझे मेरा वाला है, या तो उसका जो हुक Yes, था, yes. वो हुक था, उसका हुक लाइन जो था, उसका थॉट जो था, वो मैंने लिखा था। सिंगर इज अजीज करके हैं, नकाश अजीज आई गेस। नकाश अजीज थे, और बाकी पूरा गाना कुमार पाजी ने लिखा ओह था। लवली। और सलमान पाजी का मैंने लिखा, सलमान सर का मैंने लिखा गाना जूम जूम, इसमें था। Zoom Zoom आपने इसके पहले उनकी एक फिल्म आई थी रेस 3, उसमें एक गाना था, वो मैंने लिखा था, सांसें हुई धुआं धुआं, सांसें हुई या। धुआं। चलो फिल्म तो और नहीं भी चली। लिखे हैं मैंने, पैपी फिल्म गाने। तो नहीं चली, गाना तो चल गया। गाना चल गया, नहीं फिल्म भी चली थी यार उनका, आई थिंक 300 करोड़ का बिजनेस था। फ्लॉप फिल्म थी वो, ओवर एक्टिंग दुकान के साथ। उसमें मेरी दोस्त ज़रूर थी, डेजी शाह। आई लव यू डेजी। मारेगी मुझे कॉल करके। बट या पर कभी कभी प्रेशर भी बहुत डालते हैं ना ये प्रोड्यूसर्स या कंपोजर्स कि हमें फिल्म का नाम भी चाहिए, कभी कभी गानों में आता है, तो फिर वो कैसे संभालते हैं आप इतना नहीं, कई प्रेशर? बार क्या होता है कि देखो, हम मेरे पे कभी प्रेशर नहीं आएगी, मुझे पूछते हैं कि यार फिल्म का टाइटल कुछ ऐसा रखें, कुछ सजेस्ट कर दो, कुछ बता दो, तो मैं भेज देता हूँ, उनको रखना है तो रखें, नहीं बोलो रखना है बच्चों तो के नहीं। नाम भी मुझसे लिखवा लो आप ऐसा। हाँ, बच्चों के तो मेरे पूरी फैमिली मुझसे मांगती है हाँ कि कोई भी रिश्तेदार बताओ होता है यार, जरा। अपने ये बच्चा Wait, हुआ wait, है, मैं अपने पुराने इसका गाने में नाम- से ढूंढता इसका नाम पी से है तो इसको क्या नाम देना है, फिर मैं पूरी लिस्ट भेजता रहता हूँ। प्रायवाची ढूंढ ढूंढ के, संज्ञा विच्छेद करके। मैंने आधे से ज्यादा खानदान को मैंने नाम दिया हुआ है। हाँ आप ही आए हैं उनकी सबकी। गाली देंगे, इतना गंदा नाम किसने रखा है? इसने। नहीं, मैंने बड़े खूबसूरत नाम रखे हैं। हाँ चलो, गाने तो खूबसूरत हैं ही आपके, वो तो मुझे भरोसा है आप पर।
दीपिका को एक शब्द में बयां करना हो तो क्या शब्द देंगे आप? दीपिका पादुकोण, गॉर्जियस। हिंदी, कम ऑन, ऐसा गुलजार टाइप्स का कुछ फेंक के अच्छा। मारो, ऐसा भारी भरकम सा, मर जाए बंदा सामने वाला, ओढ़ के उर्दू का वो शब्द ऐसे चुन परम ले। सुंदरी। परम सुंदरी। हाँ, वेरी नाइस। कभी कभी आप गुलजार जी से फेस टू फेस मिले हैं, डिस्कशन नहीं, कभी हुई है? कभी नहीं मिला। कभी इच्छा जाहिर कर दो उनको, वो मिल भी लेंगे आपसे। करेंगे, कोशिश मिलेंगे। जश्न रेख्ता मेरे को लगता है कि इस तरह से मिलने से अच्छा है कि किसी और तरह से मिले हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मेरे को शौक कभी इस तरह गुलाबी से पानी पीने के लिए मिला ये आपने? अप्रोच मैंने कभी किसी के साथ रखी ही नहीं है कि यार मेरे को उससे मिलना है या मेरे को उससे मिलना है। तो एक तरीके से सचिन मुलाकात जिगर? हो तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, उनसे मुलाकात हुई है मेरी। गाने किए हैं? मैं उनकी एक फिल्म कर रहा था, फिर समा वो हुई नहीं, बट किए थे। डोमेन ज़्यादा था उन दोनों का? नहीं नहीं, अच्छा, अच्छे लोग हैं बेचारे। अच्छा है यार। अमित त्रिवेदी? नहीं, उनके साथ मेरी फ़ोन पे एक बार बात हुई थी, बट उनका मेरा जोन बहुत डिफरेंट है। हाँ, तो जहाँ लगेगा कि मैच होगा तो ज़रूर करेंगे। अच्छा, कैसा जोन है उनका? उनका थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी है, थोड़ा अलग एक स्टाइल है उनका म्यूज़िक का, तो कमाल का म्यूज़िक है उनका। बट मुझे नहीं लगता कि मैं उनके गानों के साथ जस्टिस कर सकता हूँ। कुछ ऐसा होगा कि जो मज़ा आएगा जिसको करने में, या उनको लगेगा कि यार कुणाल से लिखवाना है, उनको अपना थोड़ा कंफर्ट जोन थोड़ा तोड़ना होगा, या मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना होगा, तो डेफिनेटली करेंगे। नहीं, हाँ, अमित त्रिवेदी हैज़ बीन अ गुड नेम एंड ही इज स्टिल रूलिंग द He's इंडस्ट्री amazing. एंड ही वाज अंडररेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उन्होंने काई पोचे के हे शुभारंभ हो शुभारंभ से लेकर लेजी लैड ऑफ ऋचा शर्मा टू नाउ कला एंड देन तमाम सॉन्ग जो अभी हम देखते हैं, ही हैज़ उनकी भी एक जर्नी रही है। लेकिन तनिष्क बागची आपको शायद ज़्यादा पसंद आएंगे, नहीं? या तनिष्क तो दोस्त ही मेरा। नहीं, पसंद की बात अगर ज़्यादा ही आप- रीमेक अगर नहीं आप करे बोलेंगे- तनिष्क जी। देखिए, अगर आप बोलेंगे कि एज ए म्यूजिक कंपोजर मुझे दोनों में ज़्यादा कौन पसंद है, तो मैं डेफिनेटली मैं बोलूँगा अमित त्रिवेदी, क्योंकि उनका एक स्टाइल है और उन्होंने अपना एक अलग तरीका टोनी बनाया है। कक्कड़ ने कभी कॉल नहीं किया कि गाना लिख दो मेरे लिए एक? टोनी भी दोस्त ही है, टोनी के साथ आई थिंक मैंने काम कभी किया नहीं है। करना चाहेंगे आप? हम तो ज़रूर करेंगे यार, करना चाहेंगे। आपके लिए तो कर आसान हो जाएगा ना सकते हैं। काम, ऐसा एक ही शब्द को 5 बार रिपीट करना है, मुझे कम लिखना पड़ेगा ऐसा? कम लिखना पड़ेगा। नहीं, मैं तो फिर ज़्यादा ही लिखूंगा, उसको ज़्यादा वो गाने के लिए मना कर देंगे ना, सॉरी ये ज़्यादा हो रहा है। नहीं नहीं, मैंने बोला ना कि अगर दो अलग तरह के लोग जुड़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है दोनों को। कैसे सिंगर लगते हैं टोनी कक्कड़ आपको? यार मुझे लगता है कि जो इंडिपेंडेंट जो आर्टिस्ट होता है ना, आप उसको उसकी सिंगिंग से जज नहीं कर सकते। उसने एक ऑर्डिनरी टैलेंट होने के बाद भी अपने आप को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्टिस्ट बनाया है, वो एक बहुत बड़ी बात है। उनका भी बहुत अच्छा गाना है, कांता बाई चुपचाप मेरे कमरे में आई, आज टूटेगी चारपाई मचेगी तबाही। मैं पूछूंगा उससे कि ये गाना उसने कौन सी कांता बाई है उनके घर में, आप जान के आना। ये कांताबाई, मेरे को लगता है कि उन्होंने कहीं नाम सुना है कांताबाई का किसी गाने में या किसी के घर पे, तो वहाँ से एक थॉट उनके दिमाग में आया होगा। और बाकी कुछ और भी है तो मैं पूछ लूँगा। कोका कोला तू, शोला शोला मैं। अब आप देखिए ना कि इतने ऑर्डिनरी लिरिक्स हैं, लेकिन पैकेज जो वो बना के देता है। वो हुक तो देखो वो दिमाग में रहता है, वही कह रहा दैट्स व्हाट आई ऑलवेज यार आप दूर क्यों जाते हो? मेरी वाइफ उसकी बहुत बड़ी फैन है, वो बोल चुकी है उसको कई बार, बहुत आई बड़ी एम फैन है ब्लॉकिंग वो। यू राइट अवे, थैंक यू। टोनी कक्कड़ फैन, हार्ड कोर भाई, मेरी गाड़ी में चलते रहते हैं गाने। हाँ, व्हिच इज योर फेवरेट सॉन्ग ऑफ हिम? कुछ भी, जो भी गाना होगा। नहीं, ही इज अ गुड पार्टी गाय, या लाइक आपके दिमाग में तो मजा उसने आएगा। अपना एक ऑडियंस बनाया है यार। जो आदमी अपना एक अलग ऑडियंस बना लेता है ना, वो ऑर्डिनरी हो ही नहीं सकता। वेरी नाइस, ठीक है। सैड एंड पार्टी सॉन्ग एक ही दिन में लिखना होगा तो कैसे मैनेज करोगे आप? दिन में Manage वाइफ से कुछ नहीं डांट, करना। दिन में वाइफ से डांट खा लूँगा एंड रात को मना लूँगा, तो दोनों दिन एक। यार ये ना, ये बात मुझे बहुत लोग कहते हैं, हाँ, और कुछ लोग तो उसको ये भी कहते हैं कि यार तू ना इसको लड़ती रहा कर इससे सारा दिन, तो ये ना अच्छे अच्छे गाने लिखेगा गम में। बट मैंने लिखे हैं गाने एक दिन में। मैंने एक कंपोजर के साथ में, उसके पास कुछ फिल्म्स के ब्रीफ आए थे, वो मैं नया नया आता था बॉम्बे में, तो मैंने और उसने बैठ के 13 गाने बनाए थे। उसमें से 4 पार्टी नंबर थे और बाकी सैड रोमांटिक गाने थे। तो वो मुझे आता है करना। मतलब मुझे, मेरे साथ में ऐसा है कि अगर पीछे से कुछ म्यूजिक नहीं चल रहा होगा, उसके बाद तो चाहे आप 20 लोग बैठ के बात भी कर रहे होंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं गाना लिख देता हूँ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा टच करूँगा मैं। यू हैव योर इंडिपेंडेंट। देखो माइक गिरी है, इतनी इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब, माइक को नहीं गिरना चाहिए।
बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, यू हैव ऑल योर राइट्स, आप मना कर सकते हैं सवाल का जवाब देने से, बट ऐसा कहा जाता है कि सिंगर्स राइटर्स ड्रग्स लेके या दे यू नो गो ऑन हाई सो दैट दे कैन राइट वेल, ऐसा वैसा, हाउ यू लाइक रिप्लाई टू दिस? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जो बहुत सक्सेसफुल राइटर है ना, मैंने उनको तो ये करते हुए नहीं देखा है, और जो करते हैं उनको लगता होगा कि उनसे ये करने से उनका दिमाग ज़्यादा चलता है या उन्होंने एक मिथ बना लिया है। मेरा पाला कभी ऐसे पढ़ा नहीं है। और कुछ लोग हैं जिनका बारे में मुझे पता है, तो नाम तो मैं लूँगा नहीं, बट वो लोग करते हैं तो ये उनका चॉइस है यार। मैं तो ऐसे माहौल में कभी बैठा भी नहीं हूँ, और अगर कभी नहीं, आपकी तो शक्ल खैर मासूम है। नहीं, वो शक्ल से तो आप बता नहीं सकते, वो तो आप फिर आपको चश्मा हटाना पड़ेगा देखो। नहीं, बट मैंने कभी ये चीज़ों में पढ़ा नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे सामने देखो हनी सिंह ने भी बड़ा ओपनली बोला है कि वो सब छोड़ो, दारू पियो। नहीं, ड्रग्स वगैरह मैंने कभी किसी ने मेरे को फोर्स भी नहीं किया, और एक आध बार किया भी होगा तो मैं बहुत स्ट्रिक्टली इन चीज़ों के खिलाफ हूँ, मैं नहीं करता। ठीक है। अभी एक रिसेंट बादशाह ने ट्वीट किया था, रिप्लाई दिया था किसी फ़ैन को। फ़ैन क्या पता ट्रोलर होगा कोई, तो उन्होंने बोला था कि देखो आपके गाने की ना कोई सेंस नहीं बन रही है, वापस ले लो। तो बादशाह ने रिप्लाई दिया था, वापस ले लो? लाइंस जो गाने की लाइंस थी उनकी सेंस नहीं बनी है, वापस ले लो लाइंस। अच्छा, वापस कैसे लेंगे लाइंस? तो उस पर बादशाह बोलता है कि सेंस तो तेरी भी नहीं बन रही, तू भी वापस जाएगा क्या? तो सेंस कैसे बनाए? देखो राइटर के ऊपर जो है ना इज्जत का फालूदा हो जाता है, वहाँ पर बड़ा मुश्किल रहता है। तो सेंसिबल गाने लिखने के लिए कहाँ से मोटिवेशन लाएं? सेंसिबल लोगों के साथ बैठे हैं ऐसा? यार मुझे ऐसा लगता है कि जैसी आपने ज़िंदगी जी है ना, अब वैसे गाने लिखोगे, और जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं या जिन चीज़ों से आप सीखते हो, वो आपके कैरेक्टर में, आपकी राइटिंग में वो दिखता है। अब मैं कभी इस तरह के, क्योंकि ना तो कभी मुझे इस तरह से कभी किसी ने ट्रोल किया, ना कोई किसी ने ऐसा कुछ बोला कभी कि यार ऐसा। एक बार ज़रूर ऐसा पंगा हुआ था। किसके साथ? एक कोई कश्मीर के कोई पॉलिटिशियन थे, तो नाम ले सकते हैं हम, कोई मुझे दिक्कत नाम नहीं। याद नहीं है, अगर होता तो मैं बोलता। तो उन्होंने ट्विटर पे बवाल खड़ा कर दिया। गाना कौन सा था? गाना था मेरा हंसी बन गए। उस पे क्या दिक्कत? उस पे उन्होंने बोला कि आपने ये लाइन क्यों लिखी कि वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा, आपने काफिर यूज़ कैसे किया, ये वो। और मेरे पास फ़ोन आना शुरू हो गए, उसके हज़ारों ट्वीट्स हो रहे हैं और लोग लिख रहे हैं कि कुणाल वर्मा सामने आइए, बात करिए, आपने क्यों लिखा। और मैं एक दिन तो मैं डरा थोड़ा कि मैं क्या करूँ, मेरे को बोलना पड़ेगा। फिर मैंने काफ़ी लोगों से बात करी, सब बोले कि यार इन चीज़ों में पढ़ना नहीं है, थोड़े दिन में मैटर अपने आप शांत हो जाएगा। क्योंकि इसका क्या कर सकते हो आप, क्योंकि काफिर मैंने तो ईजाद नहीं किया ना शब्द, या मैं पहला नहीं हूँ जिसने यूज़ किया। फिर मेरे एक फ़ैन ने ये लड़ाई ख़त्म करी, उसने डाला कि ये तो बहुत पहले से आ रहा है, आप तब क्यों नहीं बोले जब मैं काफिर तो नहीं, तब भी तो ये आया था, आपको इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तब वो पूरी लड़ाई उधर शिफ्ट हो गई और 4-5 दिन में वो चलता रहा, इतने वीक पूरा मैटर खत्म हो गया। मुझे लगता है कि आप अवॉइड कर सकते हो तो आप अवॉइड करो, क्योंकि अगर मैं बीच में आता या मैं कुछ बोलता तो मुझे पता है कि बहुत सारी नेगेटिविटी मेरे आसपास आती जो मेरे काम को ख़राब कर देती। हनी सिंह का सबसे अश्लील गाना जो कि हर जगह मौजूद है, जिसका नाम है CHOO। हाँ, बट हम जानते हैं वॉल्यूम 1 के नाम से। किसके नाम से? वॉल्यूम 1। हाँ, व्हाटएवर। तो बट वो ये क्लेम करते हैं कि वो गाना उन्होंने नहीं बनाया। वो ऐसा क्लेम करते हैं? हाँ, बट हनी सिंह की आवाज़ है। हाँ वही तो इस उस टाइम तो AI भी नहीं चलता था। इसके लिरिक्स सुन के कैसा लगा आपको? यार बहुत यंग थे हम जब वो गाना आया था। बड़ा आप तो खुद वाइब कर रहे होंगे उस गाने पे, अब ये मत कहिएगा। कर रहे थे हम तो भाई, मैं तो बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने तो किया है भाई। हम दो यार देखो, मेरा मानना है कि एक आप अगर दोस्तों के साथ बैठे हो और गालियां ना हो, और क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान सोबर बैठता है दोस्तों के साथ में, ठीक है। आई एम गेटिंग लिरिक्स, मेरे पूरे दिमाग में चल उस गया टाइम वो में गाना। बहुत, मेरी एज भी यार ज़्यादा नहीं थी, और उस टाइम तो मेरा ये भी नहीं था कि मैं लिरिक्स राइटिंग में किसको जाऊंगा। सुनाया वो आपने गाना सुनने के बाद? मैंने तो किसी को नहीं सुना, हम सारे दोस्त, क्योंकि आप खुले आप नहीं सुन सकते थे, तो हम तो कार का शीशे बंद करके और जोर से हाई वॉल्यूम पे गाना सुनते थे। हनी सिंह के थे फैन उस टाइम पे। यू लाइक हनी यार सिंह? मैं हनी सिंह का बहुत बड़ा फैन था। हाँ, उसका रीज़न ये है कि यार हनी बाजी माफ़ करना, मुझे ऐसा लगता है कि यार जो आदमी ने इतना बड़ा स्टारडम देखा, इतनी सक्सेस देखी, आपने उसका जो किया वो मुझे ठीक नहीं लगा। कि आपने पूरा करियर आपका किस तरफ चला गया, आपने अपने साथ इतना गलत किया, लोगों ने आपको बहुत मिस किया है। और वो टाइम आप नहीं थे, क्योंकि आप जिन चीज़ों में गए वो आपकी चॉइस थी। अब आप ठीक है जो भी है, बट
वो जो टाइम आपके बिना गया है उसके बाद जो आपकी कमी रही है, और जितना, क्योंकि मैं तो इंडस्ट्री का आदमी, मुझे जितना पता है, मैं जितना सुनता हूँ, तो वो मेरा एक जो होता है ना कि यार हनी सिंह वो थोड़ा मेरा कम हो गया, क्योंकि मेरे को वो आदमी अच्छा लगता है जिसने अगर सक्सेस देखी है वो उसकी रेस्पेक्ट करे और मेंटेन उसको करके बरकरार रखें। रखे। शाहरुख खान इज बिगेस्ट Yeah. एग्जांपल फॉर दैट। एग्जैक्टली। आपका फेवरेट सिंगर कौन है अभी करंटली? पूरी दुनिया का, पूरे नेशन का अरिजीत सिंह है यार। अरे He's the विशाल best. मिश्रा पसंद नहीं आपको? ऑफ कोर्स। विशाल के साथ तो मेरा एक बहुत बड़ा गाना आया जो बहुत फेमस हुआ, ज़िहाले मिस्की। या तो अभी ये गाना हो रहा है विशाल के साथ में, और कमाल करेगा वो गाना। विशाल इज़ लाइक माय ब्रदर, तो एंड बहुत टैलेंटेड हो। बहुत है। अगर मैं देखता हूँ कि अगर अरिजीत सिंह के बाद में अगर कोई है और जो नेक्स्ट बिग थिंग है तो वो विशाल मिश्रा है, विशाल क्योंकि वो इतना कमाल का कंपोजर, इतना कमाल गाता है, तो बहुत टैलेंटेड है। ऋचा शर्मा कैसी लगती हैं आपको? मतलब अच्छी लगती है। मेरा ओपिनियन इतना है नहीं कि उनके बारे में, क्योंकि मेरा उनसे इतना रिलेशन है नहीं, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो एज एन आर्टिस्ट उनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, उन्होंने कुछ कमाल के गाने गाए। तो जब आप कोई गाना लिखते हैं, आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है कि देखिए एक सैड किस्म का गाना है, थोड़ा प्रेफरेंस मांगी गई है आपसे कि आप 3 सिंगर्स हमें रेफर कर दो सो दैट वी कैन ट्राई वॉइसेस एंड ऑल, तो आप कौन कौन से नाम सबसे पहले रेफर करते हैं? गाने के ऊपर डिपेंड करता है यार। फिर मैंने तो अपने गानों में नए सिंगर्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। मोहित सर से मैंने राघव चैतन्य जिसने दिल गाना गाया, तो उनको मैंने ही अप्रोच किया था कि यार प्लीज़ इससे गवाओ आप ये गाना, और उसकी आवाज़ आई उस फिल्म में, क्योंकि मुझे लगता था कि उसने मेरा एक स्क्रैच गाया था। तो मेरे साथ में ये है कि अगर कोई अच्छा गा रहा है और डिजर्विंग है, तो जहाँ आपके पास में लिबर्टी है कि आप एक नई आवाज़ को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, तो आप ज़रूर करें। तो राघव चैतन्य का फिर वो गाना आया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, और वो बहुत चला गाना। बट प्रॉब्लम देखो, आपने इतने कमाल का काम किया है, इतने सारे गाने दिए हैं, बट विजिबिलिटी ऑफ यू इज़ नॉट दैट मच वे यू आर फेलिंग एट अ PR और लिकिंग पीपल और वेयर। मुझे ही लगता है कि यार मैंने अपने आप को, अपना फेस पब्लिक के सामने इतना मैंने नहीं रखा, और हर जगह जा के मैंने इंटरव्यूज़ नहीं दिए, और किसी भी गाने को अपना बना के प्रमोट नहीं किया, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्रिएटिवली, मतलब मैं बहुत डूबा रहता हूँ। ये गाना आप राखी के साथ लिख दो, आप रातों रात देखो, राखी के साथ में अगले दिन हर पेज पे देखेंगे आप। बस थोड़ा बट एक डिग्निटी के साथ में जाना है। राखी को आप डिग्निटी वाली लड़की नहीं मानते? मतलब मुझे लगता है मेरा जोन नहीं है वो। Okay. मैंने ये नहीं कहा कि वो नहीं है, बट मुझे एक मेरा परदेसी approach से ना नहीं है। उन्होंने रिलीज किया था वो तो परदेसी यार उसमें क्या डांस किया था उन्होंने ना, कमाल का गाना वो तो। अपना घर बचपन बेच था के हमारा। गाना बनाया था उन्होंने, वो क्या? अपना घर बेच के गाना बनाया था। ओह, ये मुझे नहीं पता था यार। तो आप कब भेज रहे हैं अपना घर? मैं गाने बेच के घर बनाता हूँ मैं घर बेच के गाने नहीं हाँ, मैं मारवाड़ी हूँ भाई। बनाए। वो सिक्योरिटी ज़रूरी है। बचपन कैसा था राजस्थान में? कौन सी भाषा बोल लेते हैं आप? वहाँ पे डायलेक्ट्स है ना, मारवाड़ी हैं आप? कौन है बताएं हमारी मुझे। जो लैंग्वेज थी वो थी शेखावटी वाली। वहाँ के और मेरा- मामे खान बड़े पॉपुलर हैं। क्या? मामे खान? हाँ, मामे खान पॉपुलर हैं, वो कुछ और वजह से भी हैं। किस गानों की दूसरी से वजह भी। कौन सी है? अब बीच में उनका कुछ प्रॉब्लम हुई थी, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। आप प्लीज़ बताएं, मुझे नहीं पता। वो कुछ उनकी कम्युनिटी से कुछ उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था किसी गाने को लेके, तो उनकी बहुत विच कम्युनिटी इज़ फ्रॉम? ये मतलब उनका शायद राजपूत कम्युनिटी के साथ में कुछ उन्होंने गाना किया था, तो उनको ऑफेंड चौधरी वाला? चौधरी वाला नहीं, कुछ और था वो गाना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद में थोड़ा प्रॉब्लम्स हुई थी, मतलब बट इज़ अ गुड सिंगर। या ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर बाबा। तो हाँ, राजस्थान में थे आप फिर? हाँ, तो शेखावटी हमारा जो भाषा है वो शेखावटी है। अच्छा, ये भी है? मुझे तो बहुत सारी ओह, very राजस्थान में प्रॉब्लम यही है कि राजस्थान में आप देखोगे सिनेमा नहीं है। क्यों डेवलप नहीं हो पाया? क्योंकि हर 80 किलोमीटर के बाद में भाषा ही बदल जाती है। कुछ एरियाज तो ऐसे हैं वहाँ की हमें एक शब्द समझ में नहीं आता। जैसे आप, अब मैं शेखावटी हूँ, तो उधर से आप अगर आप चले गए बाड़मेर बालोतरा साइड में, कोई राजस्थानी बात करोगे आपको समझ में शेखावटी नहीं इज़ अ आएगा। प्लेस नेम? शेखावटी एक रीजन है, ठीक है। वेयर इट इज़? सीकर, नीमका थाना, झुंझुनू, चूरू, ये सब शेखावटी में आता है। तो मैं वहाँ से था। बट हरियाणवी? हरियाणा में इतना नहीं है, नियर टू जयपुर 80 किलोमीटर है। तो हमारा जो बचपन था वो मतलब बहुत टिपिकली जैसे गांव का बचपन होता है ना, जो टायर से कुर्ता एंड वो धोती में घूमते होंगे आप, ऐसा? नहीं, वैसा नहीं। कुर्ता तो बच्चा कहाँ पहनेगा, निक्कर में, स्कूल का जो निक्कर, खाकी निक्कर पहनना, शाखा में जाना। तो आप सावले धूप टायर की से वजह से खेलना। हुए राजस्थान की? मैं सांवला ही था। ठीक है, फिर? तो ये हमारा बचपन रहा। हमारा कुछ क्रिकेट खेलना, डांस करना, योगा करना, तो यही हमारी एक्टिविटीज। राजस्थान के बच्चे योगा करते हैं? हम तो करते थे, क्योंकि स्कूल में थोड़ा
स्वैग दिखाना था ना, और तो कुछ होता नहीं था। तो ये 26 जनवरी पे होते थे फंक्शन सारे, तो वहाँ सारी देश गर्ल्स रंगीला। कॉलेजेस सब गर्ल्स स्कूल सब आती थी वहाँ पे। तो फिर मैं तो योगा में लीड करता था। हाँ। योगा करते करते कितने जोगा हुआ फिर आपके, कितनी बार प्यार हुआ वो स्कूल तो में? बहुत पहले के बचपन में क्या है यार, मैं 9th क्लास में था तब की बात है। पहला प्यार आपको 9th क्लास में हो गया था? हाँ, फिर दूसरा प्यार? फिर दूसरा तीसरा चौथा होता गया। 9th वाला कितने लंबे चला था? वो एक तरफा था यार, वो उसका कुछ हुआ नहीं। वो मेरे दोस्त से पट गई थी, मेरे खास सब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बुरा लगा होगा आपको तो बहुत? हाँ, बुरा तो लगा फिर, लेकिन झूठ बोल रहे हैं आप अपनी वाइफ से, आपने उन्हीं के लिए गाना लिखा है, मैंने तेरा नाम। अरे बाबा, तब तो मैं लिखता भी नहीं था। क्यों झगड़े करवा रहे हो? फ्लैशबैक्स आते हैं ना कि नहीं? नहीं ऐसा, मतलब वो क्या होता था कि वो ये था कि मेरा और उसका नाम जो था ना, वो KU से स्टार्ट होता था, तो वो मेरे आगे ही बैठती थी हमेशा। कुमकुम था उसका नाम? कुछ ऐसा ही था, छोड़ो चीज़। तो मेरे भाई को मैंने बताया भी था एक बार, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, तो वो कहता था कि जा बात कर मैं संभालूंगा, क्योंकि मेरे भाई और वो बिल्कुल आमने सामने ही रहते थे। फिर एक दिन मेरे को उसकी डायरी में उसका लव लेटर मिला जो उसने मेरे भाई के लिए लिखा था, और उस दिन फिर मैंने तो ये शुरुआत रही हमारी। पानी आता था आपके घर पे रात को शाम को ऐसा? पानी तो आता ही था यार। तो आपका बाल विवाह? बाल विवाह नहीं हुआ आपका राजस्थान से? नहीं, अब नहीं होता वहाँ पे? मैंने तो कितना लेट शादी किया यार। बाल विवाह नहीं होते हमारे उधर, नहीं होते। बहुत टिपिकली आप अगर उधर चले जाओगे, पहले होते थे, अब नहीं होते। अब नहीं होते? नहीं पर बचपन में वो तो शादियाँ फिक्स कर देते थे ना पहले? कर देते हैं, बट टचवुड हमारे साथ में नहीं हुआ, हमारे पूरे खानदान में किसी के साथ में नहीं हुआ। आपके तो वो मजे मेरी हैं। दादी परदादी के टाइम पे होता था यार। बताती थी वो? तो मेरी दादी की तो शादी वो जब वो 13 साल की थी तब हुई थी। हैं? हाँ। और दादा कितने साल के थे? दादा होंगे यार 18-19 साल के। वेरी डिफिकल्ट। तो आप कब करें बच्चे कि हो गए? ये यार अभी मुझे कब लगता तक है गाने कि- बेचोगे? हाँ, बट बच्चों हर के चीज़ का लिए- टाइम होता है यार। जब लगता है कि आप अपने करियर के 2-3 साल आप प्रॉपर दे सकते हो, तभी आपको ये सब प्लान करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी यू आर नॉट प्लानिंग टू हैव किड्स? अभी फिलहाल तो नहीं, बट कितने साल और? साल का नहीं पता अभी, वो मैं घर जाके मैं बात करने वाला हूँ अभी। यू नेवर नो। क्योंकि फ़ोन तो रोज़ आते हैं घर से मेरे पास में, हाँ। उनके पास में। राजस्थान पे ना से मम्मी बोलते कि बच्चों का मुंह दिखा दो। हाँ। अब तो बूढ़ी हो गई हूँ मैं, कब नहीं, तक अभी तड़पाएगा? मम्मा इतने बूढ़े नहीं हुए, बट वो कहते रहते हैं कि यार कर लो तो ठीक है, वो उनका ठीक है, काम। आई अंडरस्टैंड दैट। प्रेशर होता ही है हाँ। कि वो बोर हो जाते हैं ना बुजुर्गों के माँ बाप हमारे, उनको कोई काम नहीं, हमारे यहाँ पे एक टेंडेंसी सेट है हाँ। कि इतने साल बाद ये, इतने साल बाद ये, इतने साल पापा से पिटे हैं देखो, बचपन उनकी- में? पापा ने मुझे 2 बार पिटा हूँ पापा से। बस? सिर्फ 2 बार। और दोनों बार कारण क्या रहा? आपको याद ही एक होगा। बार तो मैं फिल्म देखने चला गया था मेरे दोस्त के साथ में, झूठ बोल के। तो मैं 12 बजे गया और 3 बजे घर आ गया। तो पापा ने मुझे देखे आए फिल्म, और मेरे से झूठ नहीं बोला गया। मैंने कहा हाँ। तो वहाँ मेरे को कौन सी फिल्म देखी थी वो मैंने जीत फिल्म आई थी एक, जिसको सिर्फ आपने देखा था? नहीं, सनी देओल की फिल्म थी अच्छा। जीत, उसमें पिटा था मैं। और दूसरी बार क्यों पिटे थे? दूसरी बार तो खाने के उसमें मैं जिद्दी करता था कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो क्या उसके नहीं बाद- खा रहे थे आप? घिया? नहीं, खा तो रहा था मैं, पर मैं बड़बड़ करता हुआ खा रहा था कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा। खिचड़ी खा रहा था मैं, हमारे यहाँ बाजरे की खिचड़ी बड़ी बनती है, हाँ। तो उसमें मुझे घी कम दे दिया था थोड़ा, तो मुझे घी ज़्यादा चाहिए था, तो उसमें मैं पिट गया। ठीक है, वेरी नाइस। अब खा लेते हैं हम घी अच्छा खासा? अब इतना खाया नहीं जाता। कंजप्शन नहीं है ना। पहले तो गांव में तो यही था यार, मैं इतना घी खाता था कि मेरे को खुद को नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। घी आपको खा रहा है कि आप घी खा रहे हैं? हाँ यार, आप घी को ऐसे करके और नहीं खा सकते हो, पक्का घी। मैं मक्खन की बात नहीं कर रहा, मक्खन आई तो नो, क्या आई नो, खाते आई थे। नो। हाँ। चलता फिरता गया, ये खा गया, ये था। वो वहाँ का घी भी बड़ा वो था। शायद यही वजह है कि आज भी मतलब इतना एक्सरसाइज नहीं करता, इतना हेल्दी लाइफ नहीं है मेरी, फिर भी मैं थोड़ा फिट रहता हूँ। तो वो जो बचपन में जो खाया है वही सब है। ठीक है, अभी क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आपके? कौन कौन सी फिल्मों के लिए काम कर रहे हैं आप? अभी एक फिल्म आ रही है मेरी, अमर प्रेम की प्रेम कहानी, उसमें 2 गाने मेरे। फिर एक बंदा सिंह करके एक फिल्म आ रही है अरशद वारसी की, उसमें 3 गाने मेरे। और बाकी फिल्में हैं वो मुझे बोलना भी अलाउड नहीं है, बट काफ़ी फिल्में चल रही हैं। या काम धंधा अच्छा चल रहा है मतलब, इन शॉर्ट? वो हमेशा ऐसा चलता है। जब से बॉम्बे आया हूँ तब से यही तो, बॉम्बे ने 2 ही चीज़ें दी है, एक काम और एक जुकाम। तो वो मुझे हमेशा रहता है। और क्रेडिट्स मांग लेना सबसे।
क्रेडिट्स यार अभी चल रही है मेरी यू मस्ट fight। हैव बिकम वेरी स्ट्रिक्ट नाउ ना? मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो गया हूँ, लेकिन फाइट मेरी जितना मैं स्ट्रिक्ट हो रहा हूँ उतनी फाइट मेरी बढ़ रही है, बट ठीक है। क्या क्या सुनने को मिल रहा है आपको? एक्सक्यूज मिलता है कि यार हम फोर्थ आर्टिस्ट को नहीं दे सकते। तो मैं वही बोला ना कि एक आदमी ने पूरा गाना लिखा है यार, जिसने 4 लाइन गाई आप उसको क्रेडिट दे रहे हो, जिसने पूरा गाना लिखा है उसको नहीं दे रहे हो, तो वो तो देना पड़ेगा। तो मैं तो अभी बोला है कि मैं तो कॉन्ट्रैक्ट में ये सब लिखवाने वाला हूँ, देना पड़ेगा। पैसे चाहे आप भाई थोड़े कम ले दो मत दो, मैं तो कहता हूँ कि मत दो, अच्छा गाना हुआ फ्री में लिखूंगा पर क्रेडिट पूरा लूंगा। ट्रू। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत मज़ा आ दिया है आपको ना? बात में। बिल्कुल ही, हमने क्या क्या बातें कर ली दुनिया जहान की, पर्सनल लाइफ, राजस्थान एंड पानी एंड ऑल, बचपन का प्यार टू बचपन का प्यार, सब बातें हो गई। आपका मैसेज मैं चाहता हूँ जनता को आप ज़रूर दें, ताकि वो आपको देखें, जाने, पहचाने। आवाज़ के साथ साथ राइटर की, लेखकी का जानना होना बहुत ज़रूरी है। यार मैं तो जनता से ये कहना चाहूँगा कि मैं कुछ गानों के नाम लेता हूँ, अगर उन्होंने इनमें से कोई भी गाना सुना है तो मेरी जीत है। तो एक बार ये चेहरा देख लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे ना ये बड़ा चलता है कि यार व्हेन दिस सिंगर्स सेड दिस, या तो मुझे ये चीज़ बड़ी बुरी लगती है, बुरी लगती है कि यार सिंगर ने नहीं गाया है, वो एक द राइटर राइटर रोड दिस कर देते हैं हम लोग। तो ज़रा सा इस चीज़ का अगर वो ख्याल रखें थोड़ा सा। अब गानों की बात जहाँ आती है तो मैं कुछ गानों का नाम लूँगा और मैं गारंटी करता हूँ कि वो पूरी दुनिया ने सुने। उसमें से एक गाना तो दुनिया जिसका नाम है, यस फिर तुम ही आना, यस चले आना, यस मलंग, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, हंसी बन गए, यस, घर से निकलते ही, और भी बहुत सारे मुझे याद भी नहीं आते। पल, पल हो गया, धीमी धीमी, जिहाल मिस्की हो गया, धीमी धीमी जस्ट अभी आया है तो वो चल रहा है। अभी अरिजीत के हाथ में गाना है कस्तूरी, एंड कस्तूरी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, वो अभी रिसेंटली आया है। तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा राइटर की तरफ भी आप ध्यान रखें, और जब भी गाना सुने तो ये मत बोलिए कि यार व्हेन सिंगर सेड दिस, क्योंकि वो राइटर ने लिखा है, सिंगर ने नहीं लिखा, क्योंकि तकलीफ होती है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच कुणाल जी फॉर जॉइनिंग मी for this deep lovely conversation where I have tried to get all things out, and you have been very wonderful in that. Thank you so much.